एक कस्बे में मोहन नाम का एक बेहद गरीब आदमी रहता था। मोहन के साथ उसके घर में उसकी बीवी आशा और उसके 5 साल की बेटी निक्की रहा करती थी। मोहन एक मजदूर था जो दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने खानदान का पेट पालता था। एक दिन की बात है, आशा घर के कामों में व्यस्त थी। तभी मोहन का दोस्त रमेश घबराया हुआ वहाँ आशा के पास आया। क्या बात है रमेश, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आपके लिए खबर अच्छी नहीं है आशा जी। क्या कह रहे हो तुम? मुझे जल्दी बताओ, मुझे बेहद घबराहट हो रही है। मैं और मोहन गांव के जमींदार के घर पर मजदूरी कर रहे थे और अचानक मोहन का छत पर से पैर फिसल गया और वो ईंटों का भार उठाए हुए छत से गिर गया। रमेश की बात सुनकर आशा रोते हुए बोली, कहीं मोहन को कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो है ना? जमींदार ने मोहन को तुरंत डॉक्टर के पास दाखिला करवा दिया है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि मोहन की पैरों में बहुत बुरी तरह से चोट आई है। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ अस्पताल चलना है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मेरे खानदान का खर्च कौन चलाएगा? अब सब कुछ कैसे होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दवा खाने का बिल चुकता कर दूं। अब मैं क्या करूं? फिक्र मत कीजिए, अस्पताल का सारा बिल जमींदार चुका देगा। आप बस इसी वक्त मेरे साथ अस्पताल चलिए। आशा रमेश के साथ दवा खाने चली गई। कुछ दिनों के बाद मोहन वैसाखी पर चलता हुआ अपने घर आ गया और अपनी बीवी और बच्ची को देखकर रोता हुआ बोला, तुम कितनी बदकिस्मती हो आशा। जब से तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है, मैं तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दे पाया और अब तो आगे की उम्मीद भी खत्म हो गई है। ऐसा मत कहिए, आप जीवित हैं, मेरे लिए यही काफी है। भला इसे भी कोई जीना कहते हैं आशा? मैं अभी कदम कदम पर दुनिया का मोहताज रहूंगा। अरे मैं तो चलकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता। घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारा ख्वाब था कि हमारी बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? हिम्मत से काम लीजिए, मैं हूँ ना। हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। हम अपनी बेटी निधि को अच्छी तालीम दिलवाएंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा आशा? तुम तो जानती हो ना कि मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। आप काम धंधा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना? बचपन में मैं अपनी अम्मी को सिलाई करते हुए देखती थी और मुझे बचपन से ही सिलाई और कढ़ाई का बेहद शौक था। मेरी अम्मी ने मुझे सिलाई करना सिखाया था। आज से मैं गांव के लोगों के कपड़े सिल दिया करूंगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से आशा गांव के लोगों के कपड़े सिल दिया करती थी और अपने खानदान का गुजारा किया करती थी। समय ऐसे ही निकलता गया। आशा ने निधि का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। वो सुबह से लेकर शाम तक कपड़े सिला करती और फिर घर का खाना बनाया करती और रात के समय वो अपनी बेटी को 2 घंटे पढ़ाती। ऐसे ही 10 साल गुजर गए। निधि अब 15 साल की हो चुकी थी। निधि ने हाई स्कूल में टॉप किया था। देखिए अम्मी, मैंने हाई स्कूल में टॉप किया है और ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं बेटी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, बल्कि सच तो ये है कि ये तुम्हारे दिन और रात की कड़ी मेहनत का फल है जो तुमने हाई स्कूल टॉप किया। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल कल आपको बुला रही है। वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। तुम्हें जाकर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। अगले दिन आशा निधि के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। प्रिंसिपल सरोज वर्मा आशा को देखकर खुश होती हुई बोली, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बेटी ने तो टॉप किया है और इसी खुशी में उसे स्कॉलरशिप मिली है। आपकी बेटी फर्स्ट ईयर यहाँ से कुछ दूर स्कूल में पढ़ेगी। क्या आप जानती हैं, कॉलेज में पढ़ने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का वहाँ पर आसानी से दाखिला नहीं होता। ये तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। आपका ख्वाब था कि आपकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आपकी बेटी कुछ बड़ा करके दिखाएगी। ये सब तो आपकी मेहनत का फल है आशा जी। सारा कस्बा जानता है कि आप दिन रात मेहनत से कपड़े सिला करती हैं और देखिएगा आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी। निधि खुश होती हुई अपनी अम्मी के साथ घर आ गई। कुछ महीनों के बाद निक्की अपनी क्लास में बैठी हुई थी कि तभी किरण नाम की एक लड़की निधि के पास आकर बोली, हाय, मेरा नाम किरण है। क्या तुम इस स्कूल में नई हो? हाँ, मैं स्कूल में नई हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है।
नाइस, वेरी नाइस। तुम कहाँ से आई हो और इससे पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? मैं इससे पहले सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती थी। What? तुम उस स्कूल में पढ़ा करती थी जहाँ आसपास बहुत ज्यादा गंदगी फैली होती है? वैसे तुम्हारे फादर क्या करते हैं? वो अपाहिज हैं। मेरी अम्मी काम करती है। मेरी अम्मी बेहद अच्छे कपड़े सिलती है। निकी की बात सुनकर किरण सहित सारा क्लास निकी के ऊपर हंसने लगा। समझ गई, तुम जरूर स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल तक पहुंची हो, वरना तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू की औकात सरकारी स्कूल तक पढ़ाने की भी नहीं होगी। एनीवे, यहाँ से उठो और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। ये सीट मेरी है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही बैठती हूँ। निधि बेचारी चुपचाप उठकर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई कि तभी वहाँ पर क्लास टीचर क्लास में आ गई और निधि की ओर देखते हुए बोली, तुम्हारा न्यू एडमिशन है क्या? निधि के बोलने से पहले ही किरण उस क्लास टीचर से बोली, जी टीचर, इसका न्यू एडमिशन है और इससे पहले ये सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती थी। स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल में एडमिशन हुआ है इसका। कुछ वक्त के बाद वहाँ पर उस स्कूल की प्रिंसिपल आ गई और क्लास के बच्चों की ओर देखते हुए बोली, हमारे स्कूल में आज निकी नाम की एक लड़की का न्यू एडमिशन हुआ है। निकी ने इस साल हाई स्कूल में टॉप किया है। आप सब बच्चों को निकी से कुछ सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि आपको जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि आप अपने मम्मी पापा पर बोझ ना बने। निक्की को ढेर सारा प्यार दीजिए और उसे तंग मत कीजिएगा, जो कि आप हर नए आने वाले बच्चों को किया करते हैं। इतना कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल की बात सुनकर क्लास टीचर और किरण अजीब सा मुंह बनाने लगी। समझ में नहीं आता कि आखिर स्कूल के प्रिंसिपल को हो क्या गया है। हमारा स्कूल आसपास के इलाकों में टॉप कॉन्वेंट स्कूल है, मगर फिर भी यहाँ के प्रिंसिपल भिखारियों के बच्चों को एडमिशन दे देते हैं और उन्हें झेलना हमें पड़ता है। उस दिन निधि रोती हुई अपने घर पर अपनी अम्मी से बोली, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। आपको पता नहीं कि आज स्कूल में मेरा कितना अपमान हुआ है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या स्कूल में तुमसे किसी ने कुछ कह दिया? क्या वहाँ की प्रिंसिपल ने कुछ कहा? नहीं अम्मी, वहाँ की प्रिंसिपल तो बेहद अच्छी है, लेकिन मुझे किरण नाम की एक लड़की ने बेहद इंसल्ट किया और तो और मेरी क्लास टीचर ने भी उसी की साइड ली। क्या गरीबों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता अम्मी? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, आने वाले समय में वो खुद का ही मजाक बना लेते हैं, और जो मजाक बनते हुए भी सामने वाले के मजाक को इग्नोर करते हैं ना, वो अपने मकसद पर डटे रहते हैं और वही बच्चे इतिहास बनाते हैं। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ वक्त के बाद उस स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन आया और स्कूल की ओर से अनाउंसमेंट की गई कि एनुअल डे में सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आएंगी। मगर आशा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया लहंगा खरीद कर अपनी बेटी को दे सके। अम्मी, एनुअल डे में मेरा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन वहाँ पर बिना लहंगे की एंट्री नहीं है। मैं क्या करूँगी? अगर मैं दूसरी ड्रेस पहनकर जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निधि की बात सुनकर पहली बार आशा अंदर से टूट गई और वो चुपचाप अपने घर से निकल गई। आशा बेहद टेंशन में थी। वो चलते चलते काफी दूर जंगल तक निकल आई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। तभी आशा की नजर तालाब के किनारे पड़ी, जहाँ पर एक मगरमच्छ एक जख्मी हिरन के पीछे जा रहा था। अपनी जान की परवाह न करते हुए वो उस मगरमच्छ के पास चली गई और एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े से उस मगरमच्छ को भगाने लगी। कुछ ही देर में मगरमच्छ दोबारा पानी में चला गया। अचानक वो हिरन आशा की ओर देखकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो, और अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। हिरण को बात करता देख आशा बुरी तरह खौफजदा हो गई। तुम तो हिरण हो, तुम इंसानी भाषा में बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई हिरन हूँ। तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने अपने जादू की ताकत से तुम्हारे भूतकाल में सब देख लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। जब तुम जानते ही हो तो बताओ मैं क्या करूँ? सच तो ये है कि आज मैं अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी हूँ। तुम एक बहुत हिम्मत वाली औरत हो। हिम्मत मत हारो। वो सामने उस दरख्त को देख रही हो ना, उसके नीचे एक जादुई कागज पड़ा हुआ है। तुम उस जादुई कागज का अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से लहंगा सिलो
तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो हिरण वहाँ से गायब हो गया। आशा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बेहद सुंदर रंग का कागज पड़ा हुआ है, जो कि कहीं से भी देखने से कागज लग ही नहीं रहा था। आशा तुरंत उस जादुई कागज को लेकर घर पर आ गई और रात भर में ही उसने अपनी बेटी के लिए एक बेहद सुंदर लहंगा तैयार कर दिया। अम्मी, आपने तो बेहद सुंदर लहंगा बनाया है। आपको ये कपड़ा कहाँ से मिला, जो बिल्कुल कागज की तरह देखने में लग रहा है? निक्की, ये कागज ही है। अब इससे आगे तुम कुछ मत पूछना। जाओ, अपने एनुअल फंक्शन डे की तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि इस साल का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। आशा उस लहंगे को पहनकर अपने स्कूल चली गई। उसके लहंगे को देखकर किरण और उसकी क्लास टीचर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देखने लगी। इस भिखारन का लहंगा तो कागज का मालूम होता है। अगर आप कहे तो मैं इस कागज के लहंगे को पानी में भिगो देती हूँ। जो भी करना है बेहद ध्यान से करना किरण, क्योंकि निकी इस स्कूल की प्रिंसिपल के बेहद करीब है। अगर उन्हें पता लग गया तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए मैम। कुछ वक्त के बाद प्रिंसिपल ने उसका नाम मंच पर अनाउंस किया, लेकिन निधि को पता नहीं था कि किरण मंच के अंदर एक पर्दे के पीछे छुपी हुई है। निधि जैसे ही मंच पर आई, किरण ने पर्दे के पीछे से उसके लहंगे के ऊपर पानी फेंक दिया। लहंगे पर पानी गिरते ही अचानक लहंगा देखते ही देखते हीरे के लहंगे में बदल गया। सामने खड़े लोग फटी हुई आंखों से उस हीरे के सुंदर लहंगे को देखने लगे। तुम्हारा लहंगा तो बेहद सुंदर लग रहा है। यकीन मानो, मैंने इतना सुंदर लहंगा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस साल का बेस्ट स्टूडेंट ईयर का अवार्ड तुम्हें जाता है। निकी, ये लो अपना अवार्ड। निकी अपने लहंगे को देखकर बेहद असमंजस में थी, लेकिन उसने ये बात सबके सामने जाहिर नहीं होने दी। तभी एक बेहद सुंदर औरत निधि के पास आकर खड़ी हो गई। हेलो, मेरा नाम सौम्या है। मैं मुंबई में एक बेहद बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। बेस्ट स्टूडेंट ईयर के अवार्ड के लिए तुम्हें बेहद बेहद कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ये लहंगा बेहद सुंदर है। तुमने ये लहंगा कहाँ से खरीदा? ये लहंगा मुझे मेरी अम्मी ने सिलकर मुझे दिया है। तो फिर तो इसे सिलने में काफी समय लगा होगा ना? नहीं, उन्होंने एक ही रात में सिलकर ये लहंगा मुझे दिया है। What? Impossible! ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है तो तुम्हारी माँ बेहद ज्यादा टैलेंटेड है और उन्हें यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहिए। क्या तुम प्लीज मुझे अपनी अम्मी से मिलवाओगी? ये भी कोई कहने की बात है। निधि सौम्या के साथ कार में बैठकर अपनी अम्मी के घर आ गई। हाय, मेरा नाम सौम्या है। ये लहंगा आपने ही तैयार किया था? उस लहंगे को देखकर आशा की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन वो सौम्या के सामने कुछ भी बोल नहीं पाई। हाँ, ये लहंगा मैंने ही तैयार किया था। आपके लहंगे का कपड़ा बेहद कमाल का है। अगर मैं आपसे इस तरह के और लहंगे तैयार करने को बोलूं, तो क्या आप मुझे तैयार करके दे पाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार कर पाऊंगी। सौम्या 50 लाख रुपए का चेक आशा को देती हुई बोली, ये लीजिए 50 लाख का चेक, और आज के बाद इस तरह के लहंगे आप मुझे तैयार करके दिया करेंगी। अगली मुलाकात जल्द ही होगी। इतना कहकर सौम्या वहाँ से चली गई। ये सब कैसे हुआ बेटी? मैंने तो कागज का लहंगा सिला था। पता नहीं अम्मी, अचानक मेरे ऊपर किसी ने पानी फेंका और ये कागज का लहंगा हीरे के लहंगे में बदल गया। अब मैं क्या करूं? सौम्या जी से हिचकिचाहट में मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। ये तो 50 लाख रुपए का चेक लगता है। मुझे ये चेक उन्हें वापस करना पड़ेगा। तभी अचानक आशा का दरवाजा किसी ने खटखटाया। आशा निकी को लेकर बाहर निकल आई। उसने देखा कि एक सुंदर आदमी उसके सामने खड़ा था। उस सुंदर आदमी को देखकर आशा उससे बोली, आप कौन हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं। पिछली बार आपने मुझे हिरन के रूप में देखा था। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं कौन हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप उस लहंगे का थोड़ा सा कपड़ा काट कर उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। देखते ही देखते ये कपड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कपड़े का लहंगा सिल लीजिए। सिलने के बाद आप उस पर दोबारा पानी डाल दीजिए। वो कागज का लहंगा हीरे के लहंगे में बदल जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया।
आशा ने उसके कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। देखते ही देखते आशा ने सौम्या का सारा ऑर्डर पूरा कर लिया और आशा का नाम टॉप फैशन डिजाइनर में आने लगा। आज आशा की फैक्ट्री में सैकड़ों औरतें काम करती हैं और आशा आज भी उस जादुई कपड़े का इस्तेमाल करती है।